अब इस चौथे चरण का जो अहम फैक्टर है वो ये कि इस चरण में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में वोटिंग हुई है जहां पर बीजेपी और एनडीए अपनी सीटें बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर दूसरे राज्यों को देखें तो वहां पर इस चरण की सारी सीटें पिछली बार एनडीए ऑलरेडी जीत गई थी, तो वहां सीटें रिटेन करनी है और दक्षिण में बढ़ानी है। जैसे आप देखिए पिछली बार जब वोटिंग हुई थी तो जिन 13 सीटों पर आज यूपी में वोटिंग हुई वो 13 की 13 एनडीए ने जीती। मध्य प्रदेश की 8 की 8 सीट बीजेपी जीत गई थी। बिहार की जिन 5 सीटों पर वोट पड़े हैं वो पिछली बार सारी बीजेपी के खाते में गई थी। ओडिशा की 4 ये भी सारी की सारी बीजेपी ने जीत ली थी। यानी 96 में से 30 सीट तो ऐसी है जहां पर आज वोटिंग हुई है तो बीजेपी या एनडीए ने सुपड़ा साफ कर दिया था और सारी की सारी जीत ली। और ये सिर्फ 4 राज्यों में थी। इसके अलावा 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर एनडीए इस चरण में सिर्फ एक सीट हारी थी। इन राज्यों में महाराष्ट्र की 11 सीट है जहां एनडीए 10 जीत गई थी 11 में से। झारखंड की 4 सीट है जिनमें से 3 एनडीए ने जीती थी। यानी अगर आप इन 6 राज्यों को मिला दें तो 96 में से 45 सीट ऐसी है जो एनडीए ने पिछली बार उसमें से 43 सीटें जीत ली थी। इन सीटों पर एनडीए के लिए ज्यादा चैलेंज नहीं है, उन्हें पिछली बार का परफॉर्मेंस बस रिपीट करना है। लेकिन 400 के टारगेट के लिए इस चरण में जो अहम राज्यों में वोटिंग हुई वहां पर बीजेपी और एनडीए के लिए बड़ा स्कोप है। और कैसे यही चरण बीजेपी और एनडीए को 400 के पार पहुंचा सकता है यह हमने आपको बताया था, लेकिन पहुंचा रहा है या नहीं यह आगे बताऊंगा। लेकिन पहले यह देखिए कि इस चरण की सबसे हॉट सीट हैदराबाद का हाल क्या है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि ओवैसी भाईजान हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। पहली बार कहा जा रहा है कि हैदराबाद में ओवैसी को कड़ी टक्कर मिल रही थी। हैदराबाद ओवैसी का 40 साल से बना हुआ गढ़ है, लेकिन इस बार बीजेपी की कैंडिडेट माधवी लता ने ओवैसी के पसीने छुड़ा दिए। जिस हैदराबाद में ओवैसी के लिए कभी कोई दिक्कत ही नहीं हुई उस हैदराबाद में ओवैसी को पसीना बहाना पड़ गया। एक से बढ़कर एक तीखे बयान देकर माहौल में गर्मा गर्मी बढ़ानी पड़ गई। हैदराबाद में वोटिंग के बाद वहां के वोटर्स ने क्या कहा है सुनिए, आपको खुद ही पता चलेगा हैदराबाद में क्या माहौल रहा। फिर बताऊंगा कि अगर हैदराबाद में आज की वोटिंग ने ओवैसी को कैसे फंसा दिया है। असद साहब के लिए कोई मुश्किल नहीं आती। सारी दुनिया की ताकत असद साहब को नहीं रोक सकती। किसी कीमत से 100% पतंग आ रही, इंशाअल्लाह 100% पतंग आ रही। सारी दुनिया की ताकत 4 मीनार को नहीं रोक सकती। देखिए, लेकिन माधवी लता का तो ये कहना था कि हैदराबाद में कोई काम ही नहीं किया असद साहब ने। नहीं, वो काम करे नहीं करे वो तो आदमियों को मालूम है, जो कर लिए वालों को मालूम है, महलों में रहने वालों को मालूम है, ऐसा बोलते हैं। अब आप क्या कहेंगे, क्या वाकई हैदराबाद में काम हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बहुत कुछ काम हुआ है। हमारे जो असद साहब है पूरी हर चीज को लेके चलने वाले हैं। माइनॉरिटी को, मुस्लिम को, हिंदू को, सिख को, ईसाई को, पुरानों की। ये माधवी लता, बीजेपी, आरएसएस ये क्या है, हिंदू हमारे असद साहब का नहीं है, तो उनको लेके चलते हैं। उनको कुछ मालूम ही नहीं है हैदराबाद के बारे में। शी डजंट नो एनीथिंग अबाउट हैदराबाद, उसको कुछ मालूम ही नहीं है। सिंस फ्रॉम लास्ट 40 साल से हैदराबाद में कम्युनलिज्म को रोका गया है मजलिस की तरफ से। इंशाल्लाह ये बार भी कम्युनलिज्म को रोका जाएगा। माधवी लता है कौन मैडम? ये यहाँ पे असद साहब है, आज से नहीं 66 बरस, मेरे बड़े, मेरे दादा, मेरे बाबा, पर ऐसा क्या कारण लोग है? जानते हैं। क्या कहेंगे इस बार, क्या लग रहा है आपको जहाँ तक हैदराबाद की अगर जंग की बात करें? मैडम बोलने की क्या बात है, एमआईएम जिंदाबाद। एमआईएम आती है, आप बेफिक्र। और माधवी लता को हम लोग नहीं जानते, हम लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये बात। फर्स्ट टाइम वोटर है आप हैदराबाद में, आप क्या इश्यूज को लेकर वोट करने गई? जो भी चल रहा है अभी नेगेटिविटी। क्या आपको लगता है कि माधवी लता इस बार ओवैसी को हरा पाई? हाँ, हरा पाएगी वो जी 100%। ये बार 40 साल का जो एमआईएम का राज था वो खत्म होगा एंड डेवलपमेंट के लिए वोट दिए हम। 100% माधवी लता एक बहुत बड़ी स्ट्रांग पार्टी के तरफ से भी आ रही है और उसका पॉन एंड बॉटम होल सिटी का है। और एक टाइम पे 15 साल पहले था कि भाई मोदी आएगा, बीजेपी आएगा या कौन आएगा बोल के। अब मोदी जी आने के बाद में अब ऐसा है कि हर हिंदू वोट, अब हिंदू क्या, जो मुसलमान को भी मालूम है वो मुसलमान भी है कि मोदी जी को सपोर्ट करेगा। बहुत लोगों को वही चाहिए, माधवी लता जीतना, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होना ये बार। ठीक है, हो गए तो अपने पूरे सपने पूरे होते हैं। देखिए, मतलब जो अभी वोटिंग और इतनी जो लोगों में जागरूकता है कि नहीं, वोटिंग के कारण कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि बढ़िया एक साइड पे दोनों भी टक्कर में ही हैं। ये हैदराबाद में लता असदुद्दीन ओवैसी को टक्कर दे रही है। बराबर देंगी, नहीं देंगे ना।
चांस तो है, चांस तो है। माधवी लता ओवैसी की पतंग को काट रही है। पूरी तरह 99% कोशिश हो रहा हो, 100% 99% कोशिश कर रहे हो लोग। लता को इस बार इतना पसंद क्यों कर रही है? क्योंकि वो है ही इतनी प्यारी और इतनी अच्छी, और मोदी जी के साथ है तो ऑब्वियसली उन्हीं को देंगे हम। तो क्या माधवी लता इस बार ओवैसी को हरा रही है? श्योर। जय श्री राम। यह है हैदराबाद की ग्राउंड रिपोर्ट। आप मुस्लिम बहुल इलाके में जाइए, ओवैसी साहब का नाम ले रहे हैं लोग। आप हिंदू बहुल इलाके में चले जाइए, लोग माधवी लता कर रहे हैं। यह हैदराबाद की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं, यानी कांटे की टक्कर हैदराबाद में देखने को मिलेगी। यह आज लोगों के सुन के लग रहा है। हैदराबाद में आज वोटिंग के दौरान विवाद भी हो गया। वोटिंग के दौरान माधवी लता बूथ पर जाकर मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटाकर चेक कर रही थी। माधवी लता कई बार आरोप लगा चुकी हैं कि हैदराबाद में बोगस वोटिंग होती है, जिसकी वजह से ओवैसी जीतते हैं। आज माधवी लता फर्जी वोटिंग रोकने के लिए मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठवाकर वोटर कार्ड से चेहरा मैच करा रही थी। इसका एआईएमआईएम ने जमकर विरोध किया। माधवी लता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए एक बार कैसे माधवी लता खुद चेकिंग कर रही थी। ये तो 38 है, अब 38 के कहाँ है? उठाइए कौन है? आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? ये क्या है? पहले तो मैं इससे कितने साल पहले बना है? तो 38 इंडिया में तो 44 इंटी वयसु। हैदराबाद में बीजेपी ने भी आरोप लगाया कि एआईएमआईएम के समर्थक वोटर्स को धमका रहे हैं। बीजेपी विधायक टी राजा ने एक वीडियो जारी करके एआईएमआईएम पर आरोप लगाया। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग घरों के दरवाजे खटखटा रहे हैं और लोगों को वोट करने के लिए कह रहे हैं। टी राजा ने इसी वीडियो पर कहा कि एआईएमआईएम के समर्थकों के इस तरह से दरवाजा पीटने से वोटर प्रभावित हो रहे हैं। एक तरह से मतदाताओं को धमकाया जा रहा है कि किसे वोट करना। हैदराबाद के वोटर्स को आपने सुना, वहां पर कांटे की टक्कर दिख रही है और ओवैसी के लिए इस बार आसान राह नहीं है कि वो हंसते खेलते हैदराबाद से चुनाव जीत जाएं जैसे हर बार होता था। क्योंकि हैदराबाद में वोटिंग के बाद ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि हैदराबाद जिले से 5,41,000 बोगस और डुप्लीकेट वोटर्स हटा दिए गए। 5 साल में ओवैसी की पार्टी का वोट शेयर करीब 16% गिर चुका है। 2019 में एआईएमआईएम को हैदराबाद में 59% वोट मिले थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये 43% रह गया। इस बार ओवैसी के सामने कांग्रेस, बीएसपी, बीआरएस के कैंडिडेट भी थे। 2019 में कांग्रेस और बीआरएस को करीब 13% वोट गया था। इस बार बीएसपी और बीआरएस में गठबंधन है। हैदराबाद से बीएसपी ने कैंडिडेट उतारा है। 2014 और 2019 में कांग्रेस को हैदराबाद में करीब 50,000 वोट मिले थे। अब 5.5 लाख वोटर हट गए तो 50,000 भी बड़ा नंबर हो गया। यानी हैदराबाद में ओवैसी के साथ कुछ भी हो सकता है, बाजी पलट भी सकती है या फिर जीत भी मिल सकती है। इसलिए हैदराबाद की सीट पर 4 जून को सबकी नजर होगी और रिजल्ट के बारे में सोचकर ओवैसी का बीपी 4 जून तक तो थोड़ा हाई रहने वाला है। खैर, वैसे इस चरण की वोटिंग के बाद बहुतों का बीपी हाई हो जाएगा, क्योंकि इस चरण में ऐसे कई राज्य थे जहां की वोटिंग नरेंद्र मोदी को 400 के टारगेट के पार पहुंचा सकती है। इसका कैलकुलेशन भी आपको बताता हूं और उसके बाद बताऊंगा कि कन्नौज से क्या रिपोर्ट आई है। लेकिन बड़ा दिलचस्प कैलकुलेशन है कि चौथे चरण के बाद अगर जो दावे हैं वो सही हुए तो नरेंद्र मोदी कहां जा सकते हैं, एनडीए कहां जा सकता है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जरा इस तस्वीर को देखिए, कैलकुलेशन समझिए, गणित क्या कहता है। अमित शाह के दावे के हिसाब से अगर बात करूं तो अगर आप देखेंगे पिछली बार, इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो टारगेट रखा गया है कि टारगेट क्या रहने वाला है, जो बीजेपी या अमित शाह दावा कर रहे हैं, और उसके बाद गेन कितना है। अगर इसको आप देखेंगे तो आपको राज्यवार दिखाता हूं। जैसे अगर आप देखेंगे तेलंगाना में 17 सीट पर वोट पड़े, ठीक है। इसमें पिछली बार बीजेपी को कितने वोट आए थे या एनडीए को कितने वोट आए थे? 4, माफ कीजिएगा, कितनी सीट आई थी? 4 सीट आई थी। इस बार अमित शाह ने टारगेट क्या रखा है कि हम 17 में से 12 से 15 सीट जो है वो जीत जाएंगे। यह अमित शाह ने टारगेट रखा है। यानी अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो 8 से 11 सीट का गेन हो जाएगा बीजेपी और एनडीए के लिए। यह तेलंगाना की बात बता रहा हूं। इसी तरह से अगर आप आंध्र को देखेंगे, आंध्र प्रदेश, यहां पर यहां पर कुल सीट कितनी है? 25 सीट जिसके लिए वोटिंग हुई है, 25 सीट।
पिछली बार बीजेपी को कितनी सीट आई थी? मात्र 3 सीट। इस बार टारगेट कितना रखा गया? 25 में से। अमित शाह कह रहे हैं कि चूंकि चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन है तो ये एनडीए 17 तक चला जाएगा, यानी 14 गेन की बात हो रही है कि 14 सीट हम बढ़ा लेंगे। ये अमित शाह दावा कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप बंगाल देखिएगा, बंगाल का आपको हिसाब दिखाता हूं, तो बंगाल में चौथे चरण में 8 सीट पर वोटिंग हुई है। इन 8 सीट की बात कर रहा हूं। इसमें से बीजेपी को पिछले बार कितनी आई थी? मात्र 3 सीट। इस बार टारगेट कितना रखा गया है बीजेपी की तरफ से? 8 की 8 सीट जीतने का टारगेट अमित शाह रख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है बंगाल में, यानी गेन कितना है? 5 सीट का गेन है। अब अगर इस गेन को मिलाएं तो ये टोटल गेन कितना हो जाता है? टोटल गेन बीजेपी के लिए कितना हो रहा है अगर आप इसको मिला दीजिए? यानी बीजेपी कह रही है कि वो पिछले बार की अपनी सीटों में 30 सीट का इजाफा कर लेगी। जहां बीजेपी और एनडीए 26 सीटों का जंप टारगेट करके चल रही है, 26 से 30 सीट का, तो अगर आप इसको 2019 के रिजल्ट के हिसाब से देखेंगे, 2019 में क्या हुआ था? 2019 में चौथा चरण जहां पर इस बार वोट पड़े हैं, उनकी सीटें कितनी हैं? 96 सीट। इसमें एनडीए को कितनी आई थी पिछले बार? 2019 में 47 सीट आई थी पिछली बार। इंडी को कितनी आई थी? इंडी गठबंधन को 11 सीट आई थी और अन्य को आई थी 38 सीट। अब जरा कैलकुलेशन देखिए कि इस चौथे फेज में जो बीजेपी ये मान के चल रही है कि वो 30 सीट का गेन करेगी, तो इस 30 सीट के गेन को अगर आप इसमें जोड़ दें पिछले बार के मुकाबले, तो 2024 में क्या हो सकता है भाई? पिछले बार आप 47 थे, बीजेपी कह रही है कि हम इसमें गेन कर लेंगे, तो ये 30 प्लस 47 इज इक्वल टू 77 सीट। कितने में? 2024 में बीजेपी 96 में से 77 सीट एनडीए के लिए देख कर चल रही है। अब अमित शाह क्या बोले? अमित शाह बोले 3 चरण में उनका दावा है कि बीजेपी या एनडीए को 190 सीट आ रही है। 190 सीट। चौथे फेज का अगर आप मिला दीजिए, ये 77 सीट जो है, इसको अगर मिला दीजिए इसमें कि भाई चौथे, मान लिया कि अमित शाह जो कह रहे हो उतना ही हो रहा, तो बीजेपी या एनडीए अभी कितनी सीट पर आ जाते हैं? 267 सीट पर। आप देख रहे हैं 267। 4 चरण तक 2019 में अगर आप देखेंगे, 2019 में इन्हीं 4 चरणों में बीजेपी कितनी सीट जीत पाई थी? एनडीए 230, यानी सीधे सीधे 37 सीट का गेन हो रहा है अगर अमित शाह का दावा सही है तो। अब अगले चरण में कितनी सीटें बची हुई हैं? जो 3 चरण बचे हैं, 3 चरण बचे, उसमें कितनी सीटें हैं? 164 सीट पर अभी वोटिंग बची हुई है। 400 के लिए बीजेपी को कितना चाहिए? भाई बीजेपी कह रही है हम 267 पहुंच चुके हैं, ये उनका दावा है, तो 400 के लिए उनको और कितने सीट की जरूरत है? 133 सीट की जरूरत है 164 में से। और पिछली बार बीजेपी इन 167 में से, 164 में से कितनी जीत गई थी? 123 बीजेपी 2019 में जीत चुकी है इन 164 सीटों में से। यानी बीजेपी को इस बार अपने जो अगले 3 चरण है उसमें पिछले बार के परफॉर्मेंस में मात्र 10 सीट बढ़ानी है, 10 सीट। और अगर यह आंकड़ा 267 का अमित शाह का सही है तो बीजेपी भैया 400 पहुंच सकती है, यह अगर अमित शाह का दावा सही है। यानी बहुत दूर नहीं है बीजेपी 400 से, अगर चीजें अमित शाह के दावे के हिसाब से चल रही हैं तो। इधर पीएम मोदी पूरी प्लानिंग के साथ 400 पार के टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो अलग ही बातें कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कह दिया कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल ने कहा कि मोदी जी की टाटा बाय बाय हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले 400 पार का नारा देते थे, अब 150 पार भी नहीं बोल पा रहे। पता नहीं इन्होंने कहां सुन लिया। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताऊंगा कि कन्नौज में अखिलेश यादव क्या फंस गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कन्नौज की दिखाऊंगा, पहले राहुल गांधी को सुनिए। बाय बाय हो रही है उसकी, अब गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय टाटा। पहले कह रहे थे 400 पार, 400 पार, 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे। भाई और बहनों लिख लो, आप सारे के सारे लिख लो, जून 4 के बाद नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं होंगे।
इनका फोकस सिर्फ यह है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। जून 4 के बाद इनकी तरफ से कौन होगा ये तो बता ही नहीं रहे। हालांकि राहुल गांधी दावे तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन खुद उनकी और उनके दोस्तों की सीट फंसी हुई। आज कन्नौज में भी वोटिंग हुई, जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार कन्नौज में वोटिंग के दिन खूब बवाल, खूब हंगामा हुआ है, एक दूसरे पर खूब आरोप लगे हैं, बहुत बहसबाजी भी हुई है। इसी बीच अखिलेश यादव खुद कन्नौज पहुंच गए और जगह जगह जाकर खुद मोर्चा संभाला। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में वोटिंग के दौरान बीजेपी पर गड़बड़ी करने का आरोप भी लगा दिया। हालांकि जांच के बाद हर बार की तरह प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया। कन्नौज में दोनों तरफ से लग रहे आरोपों के बीच वोटिंग के दौरान कन्नौज में कई जगहों पर बवाल भी देखने को मिला। कन्नौज के सौरिख इलाके में बीजेपी समर्थकों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करवाने का आरोप लगाया, जिसकी जानकारी मिलने पर बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत पोलिंग बूथ पहुंच गए, पुलिसकर्मी से भिड़ गए। बीजेपी विधायक ने पहले तो पुलिसकर्मी को धमकाया और फिर पुलिस के बड़े अधिकारियों से मामले की शिकायत की। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद अखिलेश यादव भी उस पोलिंग बूथ पहुंचे, जहां बीजेपी समर्थकों की पुलिसकर्मियों से बहस चल रही थी। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने उस पुलिसकर्मी से मुलाकात भी की, जिस पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोटिंग करवाने का आरोप लगाया। कन्नौज सीट को लेकर अखिलेश यादव इसलिए भी टेंशन में हैं क्योंकि उनके सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती। कन्नौज समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच वार पलटवार के बीच वोटिंग के दौरान क्या माहौल रहा, उस पर आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आपको कन्नौज सीट का समीकरण बताऊं। मेरा वोट राष्ट्र निर्माण के लिए होगा कि कन्नौज में शांति व्यवस्था बनी रहे और जो गुंडागर्दी है ये सब ना हो। पहला तो अखिलेश भैया का है वारी, सुब्रता को आज सभी लोग जानते हैं क्या क्या किया है, पर क्या करे, मोदी जी की है ना बात, तो इसलिए मोदी जी की। किन मुद्दों पर कन्नौज की जनता वोट कर रही है? विकास के बारे में नेता सभी अच्छे लग रहे हैं। और मुद्दा कौन सा है? मुद्दा क्या सोच के वोट किया, क्या चाहते हो आप? बस ये भविष्य बच्चों को चाह रहे, बच्चों को भविष्य बनाए और आगे कार्रवाई बढ़िया हो, अच्छे से सुरक्षा हो। विकास होना चाहिए और क्या, कोई भी आए विकास हो। सिर्फ उन्हीं को देख के काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। वो चीज़ उनके लिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि उन्होंने कुछ भी ऐसा करा, बहुत अच्छा करा, चीज़ें अच्छी करी। बस कहीं ना कहीं कमी रही है कि एक यूथ को जो रोजगार चाहिए, बस वो चीज़ कमी रही। बस सबसे पहली प्राथमिकता हमारी है शांति व्यवस्था और कानून की है, जो कि मोदी जी के शासन में और योगी जी के शासन में उन सर्वोपरि रही है। कन्नौज में तो भैया लोग कैमरे पर विकास विकास कर रहे हैं। कन्नौज में अखिलेश यादव ने पूरी ताकत हालांकि झोंक दी है, यहां तक कि मैनपुरी में भी ज्यादा प्रचार नहीं किया। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि कन्नौज से चुनाव लड़कर अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का नुकसान करवा दिया, क्योंकि कन्नौज की वजह से अखिलेश बाकी सीटों पर उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना उन्हें देना चाहिए। कन्नौज के साथ यूपी में आज 13 सीटों पर वोटिंग हुई। 2019 में ये सभी 13 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी और इनमें से 10 सीटों पर तो बीजेपी की जीत का मार्जिन 12% से लेकर 32% तक था। और ये 13 सीटें हैं कन्नौज, उन्नाव, इटावा, कानपुर, बहराइच, खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, धौरहरा, अकबरपुर और मिश्रिक। ये सारी सीटें पिछले बार बीजेपी ने जीती। यूपी में बाकी सीटों पर वोटिंग कैसी हुई, वोटर्स ने क्या कहा, किन मुद्दों पर वोटिंग हुई, आपको कानपुर की पब्लिक का रुझान दिखाता हूं, फिर बताऊंगा कि दूसरी हॉट सीट्स पर क्या हाल रहा। बेगूसराय में पिछली बार कन्हैया कुमार को हराने वाले गिरिराज सिंह की सीट पर कैसी वोटिंग हुई है वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले कानपुर में वोटर क्या कह रहा है सुनिए। देखिए, कहना चाहेंगे तो उम्मीदवार पे वोटिंग नहीं हो रही यहाँ पे। एक ही हमारे मजबूत उम्मीदवार है मोदी जी। मजबूत उम्मीदवार किसी को मत कहें कि इस बार कांग्रेस भी टक्कर से लड़ रही है और भाजपा भी अपने तरीके से लड़ रही है। कानपुर क्या, ये राष्ट्र का चुनाव है। सुरक्षा के मुद्दे में वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो उसको मैं 100 में 100 नंबर देता हूँ। मजबूती के आधार पे तो इस समय दो विचारधारा चल रहा है और हमारे लिए दोनों लोग एक हिसाब से जो राजनीतिक मापदंड है उस पे दोनों लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो ये कानपुर की पब्लिक का सेंटिमेंट। हालांकि चौथे चरण में भी कई वीआईपी कैंडिडेट मैदान में हैं, जैसे यूपी की खीरी सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी, बिहार के बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के उजियारपुर से केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, महाराष्ट्र की जालना सीट से केंद्रीय मंत्री राव साहेब दादाराव दानवे। इन 5 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा एक पूर्व सीएम समेत कई और दिग्गजों की सीटों पर आज मतदान पूरा हो गया।
यूपी के कन्नौज से पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अलावा खूंटी सीट से झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा चुनाव मैदान में थे। हैदराबाद से एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, जिनका मुकाबला बीजेपी की माधवी लता से है, ये तो सबको पता ही है। बंगाल की आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा इस बार चुनावी मैदान में है और बहरामपुर सीट से बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। इसके अलावा कृष्णानगर सीट से महुआ मोइत्रा चुनाव लड़ रही हैं। ये सारे कुछ वीआईपी कैंडिडेट्स जिनके नाम आपको बताए। इनमें बिहार की बेगूसराय सीट पर भी सबकी नजर थी, क्योंकि यहां पिछली बार चर्चित मुकाबला हुआ था जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़े अंतर से कन्हैया कुमार को धो डाला था। कन्हैया कुमार तो इस बार बेगूसराय से नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन गिरिराज सिंह मैदान में और उनका मुकाबला सीपीआई के अवधेश राय से। 2019 में गिरिराज सिंह ने 4.5 लाख से ज्यादा वोट से सीपीआई के कन्हैया कुमार को हराया था। बेगूसराय में पब्लिक ने किन मुद्दों पर वोट किया, वहां वोटिंग पैटर्न क्या रहा, जरा बेगूसराय की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। क्या लगता है इस बार जो राम मंदिर बना और ये बहुत अच्छा है सर, उसी के आधार पर तो वोट दिए हैं। हाँ, उसी के आधार पर वोट दिए हैं, एकदम बहुत अच्छा है। आप लोग जो वोट करते हैं तो क्या कैंडिडेट देख के या मोदी जी को? मोदी जी को देख के वोट किए हम लोग। मोदी जी को? हाँ। क्यों मोदी जी को देख के क्यों करते? मोदी जी को देख के इसलिए करते हैं कि जो वो जितना वादा किए हैं, नहीं 100% लेकिन 60-70% वादा अपना पूरा किए हैं, इसलिए कैंडिडेट कौन हो जाता है? मोदी फैक्टर। ओनली मोदी फैक्टर। ये हमारे कैंडिडेट जो है वो शीशा में घूमते हैं, शीशा में गाड़ी लगा के और रोड शो करते हैं। मोदी जी एक बड़ा फैक्टर है। जी बस कैंडिडेट जी, मोदी है तो सब कुछ संभव है सर। करने आए जी सर, वोट तो कर दिए। अच्छा, क्या मुद्दा आप लोग मानते हैं कि इस बार होना चाहिए? कैंडिडेट से ऊपर क्या मोदी जी है? इस बार तो खैर मोदी जी है ही, 400 पार होगा ही। 400 पार होगा? जी सर। क्यों इतना मोदी जी को आप लोग पसंद कर रहे हैं? कैंडिडेट को भी नहीं पूछते हैं, सीधे मोदी जी के नाम पे? ये तो बात है कि कैंडिडेट हम नीचे नहीं देख रहे हैं, क्या है ऊपर देख रहे हैं कि हमारा मोदी जी आना चाहिए। अच्छा, क्या ऐसी क्या वजह है? ऐसी क्या है, जितना पहले ताकत में नहीं थे, अभी मोदी जी आए तो पूरा ताकत से खड़ा है सब जगह, चाहे वो सेना में हो, चाहे युद्ध में हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे कुछ हो। सिर्फ मोदी जी का चेहरा है, कैंडिडेट का कोई गारंटी नहीं, सिर्फ मोदी का गारंटी है। अच्छा, मोदी हो रखा है बेगूसराय में भैया, तो ये पब्लिक कह रही है, वो आपको सुना रहे हैं। लेकिन अब वहां क्या रिजल्ट होगा ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। लोग कह रहे हैं कैंडिडेट से मतलब ही नहीं है, हम ऊपर देख रहे हैं कि मोदी जी को लाना है, ऊपर बैठाना है। इस चरण की एक और हॉट सीट है महाराष्ट्र की औरंगाबाद वो सीट है जहां ओवैसी की पार्टी का सांसद है। हैदराबाद के अलावा औरंगाबाद ही वो इकलौती सीट है जहां एआईएमआईएम जीती थी। इस बार शिवसेना में फूट की वजह से औरंगाबाद में मुकाबला दिलचस्प हो गया। औरंगाबाद में इस बार ट्रायंगुलर फाइट है। एआईएमआईएम से इम्तियाज जलील, शिवसेना शिंदे से संदीपन राव भूमरे और शिवसेना उद्धव से चंद्रकांत खैरे। 2019 में इम्तियाज जलील ने चंद्रकांत खैरे को 4492 वोट से हरा दिया। लेकिन इस बार माहौल अलग है, क्योंकि असली शिवसेना तो एकनाथ शिंदे के पास चली गई है। पार्टी का चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी शिंदे गुट के पास है। दूसरी तरफ उद्धव गुट के कैंडिडेट चंद्रकांत खैरे, जो भी कट्टर शिव सैनिक थे, वो अब मुस्लिम बस्तियों में भी जाकर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि औरंगाबाद में करीब 22% मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है। लेकिन औरंगाबाद के मुस्लिम मतदाता क्या सोचते हैं, आपको दिखाता हूं। औरंगाबाद से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और समझिए कि औरंगाबाद में हवा का रुख क्या है। वोट डालते हैं तो लोकल नेता को देख के वोट डालते हैं या किसी दिल्ली के बड़े नेता को देख के वोट डालते हैं? देखिए, दिल्ली के बड़े नेता को देख के डालना चाहिए, वो ठीक रहता है। क्योंकि जो सरकार ऐसी हो कि भाई सबको लेके चलने वाली सरकार हो, हम उसको देख के डालते हैं। जो विकास करेंगे, जो काम करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। नहीं, धर्म से कोई मुद्दा नहीं, जो काम करता है उसके लिए वोट करना चाहिए। हमारा मुद्दा है देश एकता होना, बस जात पात का सवाल है। भारत बड़ी मुसीबत से ऊपर लाया हुआ है। हमारे शहर की यानी औरंगाबाद की तरक्की होना, जो भी तरक्की है, युवाओं को नौकरी होना और जो भी डेवलपमेंट है, इंडस्ट्री एरिया है। वोट जो है किन मुद्दों को देख के डालते हैं? लोकल नेता को देख के डालते हैं या दिल्ली के किसी बड़े नेताओं को? दिल्ली के बड़े नेताओं को देख के डालते हैं। महाराष्ट्र के अलावा बंगाल में भी आज चौथे चरण में वोटिंग थी। बंगाल में आज 8 सीटों पर वोट पड़े। जैसा बंगाल में अक्सर दिखता है, इस चरण में भी कई जगहों पर बवाल हुआ। दुर्गापुर में पोलिंग बूथ पर पहुंचे बीजेपी नेता दिलीप घोष का वहां मौजूद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया। इसके बाद दिलीप घोष की टीएमसी समर्थकों के साथ तीखी बहस हो गई। हालात धक्का मुक्की तक पहुंचते देख सुरक्षा कर्मियों को दखल देना पड़ा। आरोप है कि दिलीप घोष का विरोध कर रहे टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले में शामिल गाड़ियों पर पथराव भी किया। पथराव में सुरक्षा बल के एक जवान को गंभीर चोट भी आई। दुर्गापुर में हुए बवाल पर हमारी सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। हम फिलहाल
दिलीप घोष के काफिले में है बर्दवान दुर्गापुर। देखिए फोर्स का जो है ईटा फेंककर सर फोड़ दिया। टीएमसी वालों ने पत्थर मारा था। सर क्या सर पथराव हुआ था उस समय? हाँ, क्या हुआ? पत्थर मारा। देखिए पूरी गाड़ी को जो है तोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए दिलीप घोष के सामने गाड़ी है और फोर्स की जो गाड़ी है उसे भी तोड़ दिया गया है। सर पर गंभीर रूप से चोटें आई हैं। जो उनके यहाँ पर जवान थे सेंट्रल फोर्स के, उनको फिलहाल अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। और यहाँ हम तस्वीरों में दिखा दे किस तरह से एक पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे थे दिलीप घोष और तभी उनके काफिले पर जो है इस तरह से पथराव होता है।